नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 29 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि ये पीडीएफ फ्री में आपको दिया जा रहा है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ जरूर ले लें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट हो जा रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न को जो है मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा जा रहा है, जैसा कि आप अब तक देखते आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। आज का एक प्रश्न आया था कि 5 ओम, 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा था और धारा आपका 2 एम्पियर था। तो आपसे पूछ रहा था कि भाई इसमें जो है विभवांतर का मान क्या होगा। अब ओम का नियम अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है और मैंने जितने भी ट्रेंड में न्यूमेरिकल है सभी का आपको सूत्र बताया और बना के भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी से छूटना नहीं चाहिए जो मेरा एनालिसिस को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में क्या होते हैं टोटल प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में हम R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 5 को है तो 5 बार, तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में है, तो 5 3 8 और 2 10 ओम, तो R कितना हो गया आपका 10 ओम हो गया, ठीक है। इसके बाद धारा कितना है 2 एम्पियर है। V बराबर क्या होता है RI होता है, तो V का मान ही आपको निकालना है, तो 10 × 2 मतलब 20 वोल्ट आपका जो है आंसर हो जाएगा। सिर्फ समांतर क्रम में होता तो थोड़ा मामला गंभीर होता। जो आगे क्वेश्चन और पूछा गया, जो ओम के नियम से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि 4 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में 220 वोल्ट के बैटरी से जुड़ी हुई है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा। आज ओम के नियम से पता नहीं 3 क्वेश्चन क्यों पूछे गए, इतना सिंपल है ना। तो यहाँ पे 4 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम में क्या होता है टोटल प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R, या फिर जितना भी रहे। जैसे यहाँ पे 2 प्रतिरोध है तो मैंने 2 बार लिखा, 3 होता तो R3 भी लिख लेते, ठीक है। तो 1/1/4 प्लस 1/4 कर लेते हैं, तो 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/8, 4 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा, तो 2/4 मतलब 1/2। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, आर का वैल्यू हो गया 2 ओम आपका निकल गया। आर का वैल्यू 220 वोल्ट, वोल्ट बराबर क्या होता है भी बराबर क्या होता है IR, ठीक है। तो यहाँ पे आर का मान कितना निकला था 2, और आई का मान कितना है आई का मान तो मुझे पता ही नहीं, आई का मान ही निकालना है। यहां से यहां काट लेंगे तो यहाँ पे 110 हो जाएगा, तो यही आंसर होगा। अटपटा सा लग जरूर रहा है लेकिन आंकड़े भी यही थे, तो आपको इतना ही आंसर करके आना है, क्योंकि 4 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में है, तो फाइनल प्रतिरोध जो है 1/4 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 2/4 मतलब 1/2 मतलब 2 हो जाएगा आपका R, और V बराबर RI होता ही है, तो यहां से आपका जो है 110 निकल जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था ओम का नियम से, ओम के नियम से, ये दोनों प्रश्न हो गए। मैंने यहाँ पे आंसर में लिख के रखा भाई ओम के नियम लगाना है यहाँ पे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध विहार है इससे क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान होते हैं, जैसे मंदिर हिंदुओं के लिए होते हैं वैसे इनके लिए बौद्ध विहार होता है, ठीक है। तो बुद्ध के पवित्र स्थान इनका जो है आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो यहूदी धर्म के जो पूजा स्थल होता है उसे सिनेगाग कहा जाता है, ठीक है। सिनेगाग कहा जाता है, जो जूज लोग का जो आपका जो है पूजा स्थल होता है उसे सिनेगाग कहा जाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान जो है आपका मस्जिद है, जैसे हिंदू धर्म का जो है मंदिर है। सिख धर्म का पवित्र स्थान आपका गुरुद्वारा है, जो सबसे बड़े गुरुद्वारा आपका जो है अमृतसर में है। इसके अलावा एक ईसाई धर्म का जो पवित्र स्थान है ये आपका चर्च है, ठीक है। और जो हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है ये आपका मंदिर है, और ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो है क्रॉस का है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपसे एनालिसिस से हूबहू टकराया, मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो ये वाला तो मैं सब दिन बताते आया हूं भैया। इन तीनों संबंध जरा देख लीजिए कि तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन एक दूसरे, या फिर अपवर्तनांक कहिए, प्रकीर्णन कहिए या अपवर्तनांक कहिए, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगी, ठीक है। इस प्रकार से बताए हैं। इसके अलावा चालकता और प्रतिरोधकता, चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोधकता कम है, प्रतिरोधकता ज्यादा है तो चालकता कम है, यह भी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है। इसके बाद आयतन और घनत्व, यह भी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है। जिसका जिस पॉइंट पे सबसे अधिक आयतन होगा उस पॉइंट पे सबसे अधिक मतलब कम घनत्व होगा। जैसे जल का 4 डिग्री सी पे सबसे अधिक घनत्व होता है, मतलब जल का जो है 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक आयतन होता है। तो इस प्रकार से भी समझाए थे। तो यहां से आज डायरेक्ट प्रश्न हिट किया है। यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया गया था कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। अब आप जानते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश को यानी लाइट को एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। वैसे भी सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो 7 रंगों में बढ़ती है। सबसे ऊपर आपका रेड है, दिख रहा है, सबसे नीचे आपका वायलेट है, बैगनी है,
ठीक है। हालांकि रेड और वायलेट आपका ऑप्शन में नहीं था, तो ये बीच वाली लाइन आपको याद करना होगा कि रेड के बाद ऑरेंज आता है, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इस प्रकार से। तो देख लेंगे जो जितना ऊपर है उसका तरंग दैर्घ्य उतना ज्यादा है और उसका प्रकीर्णन या अपवर्तनांक उतना कम होगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर करके आना था दोस्तों। ये पीडीएफ मैंने आपको पहले भी दिया है, इस प्रकार का ये फोटो सहित, ठीक है। तो आपका काम बन जाता है आगे का, ठीक है। ये तो डिस्क्राइब कर ही दिया, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपसे, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? दोस्तों कल भी ये प्रश्न पूछा गया था, जहां मैंने सस्पिशन में छोड़ा था कि क्या पूछा गया था, पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता। तो यहां पे सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था पीवी सिंधु। कल भी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, तो पीवी सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? जो 2020 वाली ओलंपिक 2021 में कराया गया था टोक्यो के अंदर, इसमें आपने रजत कांस्य पदक जीते थे पीवी सिंधु, माफ कीजिएगा। रजत पदक 2 जीते थे भारत ने, एक रवि दहिया और एक आपका मीराबाई चानू, और स्वर्ण एकमात्र जीते थे ओलंपिक के अंदर इस बार वाली में, तो ये आपका जीता था नीरज चोपड़ा भाला फेंक के अंदर। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीती है पीवी सिंधु। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहां हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। कितने पदक जीते भारत? 61 पदक जीते। पदक का कॉन्फिगरेशन कैसा है? 22, 16 और 23 है, और ये चौथा स्थान हासिल किए थे भारत। यहाँ पे पहला स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का रहा था कॉमनवेल्थ गेम में, और ओलंपिक में जो है 48वां स्थान भारत ने प्राप्त किया था। कितने पदक प्राप्त किए थे? 7। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू एग्जैक्ट छप जा रहे हैं दोस्तों। आज का जो शिफ्ट है, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आज का डिफिकल्टी लेवल सबसे इजी बताया जा रहा है, तो खुशखबरी है हुबली जोन वाले के लिए। एक प्रश्न यहाँ पे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्वविद्यालय में 4 ही पूछे जा रहे हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय, ये आपका दिल्ली में है। एक हिंदी विश्वविद्यालय महात्मा गांधी, ये आपका वर्धा में है। और एक आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उर्दू विद्यालय। यही 3 को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो ये आपका है, मतलब पहले आंध्र प्रदेश में था, अब वर्तमान में तेलंगाना के हैदराबाद में है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही थे, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डोवेनियर ने जो त्रिक का नियम दिया है तो कितने तत्वों को रिलेट करके दिया है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आप जानते हैं कि डोवेनियर ने त्रिक का नियम दिया है, तो इन्होंने 3 तत्वों को रिलेट किया, और कल के पीडीएफ में मैंने स्पष्ट यही चीज लिखा था, ठीक है। डोवेनियर महोदय ने बताया कि जब आप 3 तत्वों को ले लो, 1, 2, 3, और इसको आरोही क्रम में सजा दो। जैसे ये आरोही क्रम में सजा है, मान लीजिए द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, परमाणु क्रमांक के अनुसार नहीं, द्रव्यमान के अनुसार अगर आरोही क्रम में सजाया जाए तो इस बीच वाले का जो द्रव्यमान होता है ना, इस बीच वाले का जो द्रव्यमान होता है, यह आपका 1 और 3 के औसत द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यही समझाया गया है डोवेनियर के त्रिक नियम में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 3 आंसर हो जाता। इसके बाद अष्टक का नियम न्यूलैंडर्स ने दिया है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपका NaCl से संबंधित आया था, लेकिन क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। NaCl को जो है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई रिएक्शन वगैरह तो था नहीं, लैंग्वेज में था, लेकिन क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, तो हम चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, नहीं एक्स्ट्रा फैक्ट है मेरा, कि जब 2 तत्वों की अभिक्रिया दोनों का एडिशन होता है, हाँ प्रश्न भाई, प्रश्न पूछा गया था कि जब 2 तत्व, जैसे मान लीजिए A और प्लस B, और ये दोनों ऐड हो गया, आपका AB बन गया, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को नाम से ही स्पष्ट है कि भाई संयोजन अभिक्रिया। ये जुड़ रहा है ना भाई, ऐड हो रहा है, तो एडिशन अभिक्रिया कहिए, संयोजन अभिक्रिया कहिए, है ना। तो ये प्रकार संयोजन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट मैं अपनी तरफ से रख दे रहा हूं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का एडिशन होता हो, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, उसको हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसे जो है परिभाषा इसके थोड़ा डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है आपका ऑक्सीकरण है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जो है आपका ग्रहण, ये आपका जो है अवकरण है। तो ये तो आपको लैंग्वेजिक भाषा में, लेकिन अभिक्रिया के रूप में ऑक्सीकरण और अवकरण पूछा जाता है, तो ऑक्सीजन का मतलब ग्रहण और हाइड्रोजन का त्याग आपका जो है ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का त्याग और ऑक्सीजन का ग्रहण, इसे भी बोल सकते हैं, तो ऑक्सीकरण है। और दूसरी क्या है? अवकरण। अवकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो ये दोनों तरीके से मैंने ऑक्सीकरण और अवकरण समझा दिया। और दोनों अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में आपको उष्मा की प्राप्ति होती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में आपकी उष्मा की लॉस होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न रिपीट किया, प्रश्न मौलिक कर्तव्य किस भाग में स्थित है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य से प्रश्न एक दिन स्किप करता है, अगले दिन फिर पूछता है, स्किप किया पूछा, स्किप किया पूछा। तो इसका ये नाटक चल रहा है। तो आपको जो है मौलिक कर्तव्य को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, भाग 4 के ए में है, ठीक है। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था।
कौन से समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था? तो आपको कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। कहां रखा गया है? आर्टिकल मतलब भाग 4 के ए में। इसके बाद जो है पहले कितने जोड़ा गया था शुरू में? तो 10 जोड़ा गया था। बाद में एक और ऐड किया गया, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ये लगाया गया था संविधान के अंदर। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। इसी संविधान संशोधन में जो है शिक्षा को संवर्धित सूची में लाई गई थी। इसके बाद अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। ये 1978 में ये कारनामा हुआ था। इसके अलावा आपको 73वां संविधान संशोधन याद रखना है, जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ये आपका 1992 में अधिनियम बनती है, 1993 में लागू होती है 24 अप्रैल को, और 24 अप्रैल को जब पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये सब आपको देख के जाना है दोस्तों। पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और एक एनर्जी के साथ तैयारी कीजिए, एकदम दिल खोल के। एकदम क्वेश्चन जो है इजी आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, आयुष्मान योजना के कार्ड धारकों के लिए कार्ड में कितने अंक अंकित होते हैं? जो आयुष्मान भारत योजना है ना, कि जो चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा संबंधित है आयुष्मान भारत योजना, इससे भी प्रश्न लगातार आ रहे हैं। एक दिन प्रश्न पूछा गया था कि जो आयुष्मान कार्ड धारक है उसको मैक्सिमम कितने रुपए की लाभ मिल सकती है? तो 5 लाख रुपए की लाभ मिलती है। 5 लाख तक अगर इलाज कराएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके ऊपर जब जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी पूछा गया था। आज पूछा गया था कि जो कार्ड बनते हैं इनके, तो इसमें जो एक यूनिक नंबर होते हैं, इस यूनिक नंबर में कितने अंक होते हैं? तो 14 अंक होते हैं। अब आने वाले शिफ्ट के लिए आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंक देख के जाने हैं, ठीक है। तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में 12 या 16 अंक होते हैं। इसके अलावा आपको और भी इसके बारे में गहन अध्ययन थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में छपेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, आर्टिकल 76 का संबंध किससे? आज 2 आर्टिकल पूछे गए। तो आर्टिकल 76 का संबंध जो है ये भारत के महान्यवादी से है। बताए हम आपको जिस दिन चुनाव आयोग वाला जो है बताए थे कि भाई भारत के जो चुनाव आयोग से क्वेश्चन आया था आपका राजीव कुमार से, उसी दिन मैं बताया था महान्यवादी के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोस्ट है इंडिया के लिए। तो भारत का महान्यवादी जो अटॉर्नी जनरल है ये आर्टिकल 76 में वर्णित है। अब बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। ये संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं क्या? तो हाँ ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्य स्तर पे आ जाते हैं, जैसे केंद्र स्तर पे प्रेसिडेंट, राज्य स्तर पे राज्यपाल। मैंने रिलेट करके पढ़ाना सिखाया है, तो यहीं पे मैंने महाधिवक्ता को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेट करूंगा, ठीक है। वर्तमान में महान्यवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। भारत मतलब राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने हैं कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। और राज्य स्तर पे जब यही चीज आ जाता है तो महाधिवक्ता सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। चलते हैं आगे। वर्तमान में महान्यवादी कौन है? के वेणुगोपाल। एक प्रश्न आपसे मैंने कल भी जिक्र किया था भाई, पंचवर्षीय योजना लूसेंट के किताब में 10 मतलब जो 12 पंचवर्षीय योजना है ऐसे छपे मिल जाएंगे। यहाँ पे काल मिल जाएगा, योजना का नाम मिल जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा और उस समय प्रधानमंत्री मिल जाएगा। तो आपको ये 10-12 देख लीजिए ना, 1 नंबर मिल रहा है ना सब दिन, तो क्यों नहीं देख लेते भाई साहब, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू था। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू लगातार 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहा था, इसीलिए इन्हीं के कार्यकाल में पड़ेगा। पहला का बात करें तो 51 से 56 ईस्वी था। दूसरा का बात करें तो 56 से 61 था। तीसरा का बात करें तो 61 से 66 था, लेकिन इसी में ब्रेक लग गया, रोलिंग अवकाश हो गया 66 से 69 तक। तो इन सब के दरमियान जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू। हैराड डोमर जो है आपका प्रथम मॉडल पे आधारित था, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका हैराड डोमर पे था। दूसरा पीसी महालनोबिस पे था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई ये तीनों कारखाना को जो है स्थापित किया गया था, जो लौह इस्पात संयंत्र है। एक प्रश्न यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना निर्माण करने वाली जो निकाय है ये योजना आयोग था। वर्तमान में इसकी समाप्ति हो गई 2015 में। इसका स्थान नीति आयोग लिया है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चाहे नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग होता था, तब दोनों का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता था। लेकिन नीति आयोग में और भी पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, जैसे सीईओ, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष अभी सुमन बेरी है, सीईओ अभी परमेश्वरम है, ठीक है। इसके अलावा योजना आयोग ने कुल 12 योजना बनाया और 12 जो अंतिम योजना था इसका कार्यकाल 12 से 17 था, लेकिन 2015 में इसे टर्मिनेट कर दिया गया और नीति आयोग का गठन किया गया। 1966 से 1969 तक कोई योजना नहीं बनी, इसे रोलिंग प्लान यानी माफ कीजिएगा योजना अवकाश कहा गया, ठीक है। कल पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन का सूत्र क्या है। अब मैं आपको बताया हूं भाई, जो एल्केन का सूत्र जानता है और जो साइंस स्ट्रीम से पढ़ के रखा है उसके लिए तो हलवा है। CnH2n+2 होता है आपका मीथेन। अब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका CH4 बन जाएगा, तो ये मीथेन हो जाएगा। फिर मीथेन, इथेन, प्रोपेन ऐसे ही चलता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
है ना, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन, इसी प्रकार से चलता रहता है। एन का वैल्यू बढ़ाते रहिए और ये पढ़ते रहिए पहाड़ा। तो ये पहाड़ा के जैसा है। तो CH4 हो गया मीथेन। अब जैसे C2 करेंगे तो H6 हो जाएगा, ये इथेन। इसके बाद जैसे ही C3 करेंगे तो 3 दूना 6 2 8, H8 हो जाएगा, तो ये आपका प्रोपेन हो जाएगा। फिर ब्यूटेन करेंगे तो C4H10 हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। फिर पेंटेन करेंगे C12 C5H12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करते जाना है, ठीक है। तो ये भी 10 हैं, तो आपको देख लेना है, क्योंकि आज एल्केन का समान सूत्र भी पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी 2021 किसने जीता? संतोष ट्रॉफी 2021 जो है ये केरल जीता है पश्चिम बंगाल को हरा के। बात करें संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 243 क्यू का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 243 क्यू का संबंध जो है ये नगर पालिकाओं का गठन से है। अब जैसे छोटे स्तर की बात करेंगे तो नगर पंचायत का गठन होगा, बड़े स्तर पर बात करेंगे जो नगर निगम का गठन होगा। तो ये सभी जो है इसी में व्याख्या किया गया है 243 में। वैसे भी आपको पता है कि 243 जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, तो किसी न किसी रूप में पंचायत से ही जुड़ा होगा। तो इस हिसाब से आप अनुमान भी लगा सकते थे। एक प्रश्न यहाँ पे मेंडल के नियम से संबंधित आया है, लेकिन ये नहीं पूछा है कि आनुवांशिक का नियम किसने दिया या फिर कौन से पौधे का सिलेक्शन किया है। ये कुछ न्यूमेरिकल के फॉर्म में था जो क्वेश्चन प्राप्त नहीं है, लेकिन मेंडल के नियम से प्रश्न आया है बायोलॉजी के अंदर। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गर्भवती महिला को आखिरी महीना, आप जानते हैं कि जो मनुष्य का मतलब लेडीजों का जो प्रजनन जो अवधि है ये 9 से 10 महीना, मतलब 8 से 9 महीना रखिए, 8 से 9 महीना है औसतन। तो जो आखिरी के महीने होते हैं उसमें उसको कौन सा डाइट लेना चाहिए, आहार लेना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न रोजाना देखने जा रहे हैं। या फिर सैनिटरी पैड वाली बात कर ले, या फिर एड्स वाली बात कर ले, या फिर गर्भ निरोधक वाली बात कर ले। तो ये क्वेश्चन सब कॉमन है, ये आप मतलब कॉमन सेंस से मार सकते हैं, इसे याद और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो गर्भवती महिला को आखिरी महीना में जो है मेरे ख्याल से पोषक तत्व आयरन और कैल्शियम युक्त जो है इससे समृद्ध भोजन लेना चाहिए। हालांकि इससे बेटर ऑप्शन होगा तो वो आंसर हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। एक प्रश्न आपको आया था और मैंने परसों शायद बताया था आपको कि भाई ये छपेंगे। जब शास्त्रीय भाषा की बात हो रही थी तो मैंने आपको कहा था कि शास्त्रीय नृत्य जो अभी वर्तमान में 8 है, आपको ये भी देख लेना है, और मैंने इसका पीडीएफ भी आपको दे चुका हूं। आप लोग बोलते हो ना कि पीडीएफ कहां है, तो आप टेलीग्राम पे मीडिया में जाइएगा, बैक में जाइएगा, पीडीएफ सेलेक्ट कीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। आज का पीडीएफ और कल का भी पीडीएफ मैंने आज सवेरे ही डाल दिया था। तो जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका कथकली है, ओडिसी है, मोहिनी अट्टम है, सतरिया है। सतरिया सबसे लेटेस्ट वाली है, ध्यान रखिएगा, ये असम का है, ठीक है। तो ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा शास्त्रीय भाषा को मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट करना मतलब अच्छा समझा कि वर्तमान में शास्त्रीय भाषा जो 6 है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, संस्कृत है। सबसे लेटेस्ट वाला शास्त्रीय भाषा जो है आपका ओडिसी है। शास्त्रीय भाषा को दर्जा प्राप्त करने के लिए 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। एल्केन का समान सूत्र पूछा गया था, CnH2n+2। अभी आपने मीथेन, इथेन और प्रोपेन बना के दिखाया था मैंने। एक प्रश्न आपका एल्कीन का आता है, CnH2n आता है डायरेक्ट, और एक आपका CnH2n-2 आता है एल्काइन। एल्काइन सबसे लंबा है तो -2 होता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि राजस्थान सरकार ने कितने यूनिट तक के बिजली खपत को जो है निःशुल्क कर दिया है। आप जानते हैं कि राजस्थान में जो है कांग्रेस का सरकार है, ठीक है, कांग्रेस का सरकार है। बहुत मतलब रेयर में कांग्रेस सरकार अभी इंडिया में है। तो यहाँ पे राजस्थान में है, गहलोत साहब की सरकार चल रही है। तो यहाँ पे 50 यूनिट तक की जो भी उपभोक्ता बिजली खपत करेंगे उसको जो है बिल जो है 0 आएगा। इसके अलावा एक प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं आप लोगों को बार बार हिदायत देते आया हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, नाबार्ड और सिडबी, इनको अच्छे से देख लें क्योंकि इनसे क्वेश्चन रोजाना आ रहा है। तो CRR से तात्पर्य क्या है, मैंने समझाया है कि भाई CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CLR, ये सब आपको मैंने बताया, एक एक टर्म बताया है, ठीक है। तो CRR क्या होती है, कैश रिजर्व रेशियो। ये वो मतलब इससे ये तात्पर्य है, कैसे समझाऊं, इससे ये तात्पर्य है कि मान लीजिए कि एक SBI बैंक है, SBI की कुल रकम मतलब होंगे तो बहुत, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि 500 करोड़ रुपया है, 500 करोड़ रुपया है SBI का। तो इसके कुछ रकम जो है RBI के पास जमा रखना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। तो यही इसे ही CRR कहा जाता है, ठीक है। CRR आप समझ गए होंगे कि क्या होती है। अब ऐसे नहीं कि RBI मतलब SBI के पास 5000 करोड़ होगा, भैया होंगे भाई, असंख्य होंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और ये रेट भी RBI तय करेगा। इसके अलावा RBI का क्या काम है, मौद्रिक नीति बनाना है, नोट का निर्गमन करना है, बैंक रेट जारी करना है, रिवर्स रेपो रेट जारी करना है, CRR तय करना है, CLR तय करना है, ये सब RBI का काम है। लेकिन 1 रुपया का जो नोट है इस पे 20 सचिव भारत सरकार की साइन होती है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें हैं और पहले RBI के गवर्नर ओसवर्ण सिमिथ थे और पहली भारतीय गवर्नर CD देशमुख साहब थे। RBI का जो लोगो है तार के वृक्ष में बाघ है। इसके अलावा स्थापना 1935 में होती है और राष्ट्रीयकरण 1949 में होती है। मुख्यालय मुंबई में है। नोट छापने वाली जो पद्धति है नासिक, देवास में है, सालबोनी में है। ये सब में जो है इसके नोट का जो है प्रिंटिंग प्रेस है। इसके अलावा टकसाल मुंबई में भी है। तो ये सब RBI का काम है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। कोई भी
कमर्शियल बैंक स्थापित करने के लिए इसके दूसरी अनुसूची में पंजीयन करवाना पड़ता है। तो ये सब आरबीआई की बात है। और इससे ज्यादा और क्या, हाँ एक और है कि आरबीआई में आम आदमी का खाता नहीं खुल सकता है। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पे आज पूछा गया था कि निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा पहाड़ी है जो भारत में स्थित है। अब मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं इसमें, अगर आप लोगों में से किसी का एग्जाम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन कंचनजंगा जो हिमालय से एफिलिएटेड है और ये सिक्किम में है और वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। पहला आपका एवरेस्ट है, दूसरा आपका केटू है जो भारत का प्रथम है, और तीसरा आपका जो है कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हाँ इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया था कि आपको जो है लेंस का क्षमता पूछा जा रहा था, लेंस का क्षमता पूछा जा रहा था, आंकड़े नहीं मिले इसलिए मैंने टैप नहीं किया। लेंस का क्षमता पूछा गया है तो लेंस का क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f मीटर डायोप्टर। ठीक है, यही होता है आपका, यही आंसर निकाल देना था। और f को पहले जो अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर निकालेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज और बताना चाहता था। हाँ एक P बराबर भैया ये भी होता है VI, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये शक्ति का मात्रक है और ये लेंस का क्षमता पावर है। ठीक है, तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये ऑप्टिक्स का पावर है और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का पावर है, दोनों में अंतर विभेद है। ठीक है, इसके अलावा f बराबर r/2 ध्यान रखना है। समांतर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बता ही दिए, ओम का नियम बता ही दिए, दर्पण और लेंस की क्रम अगले शिफ्ट में कर लेंगे अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो। इसके अलावा कल का थर्ड शिफ्ट का जो है 2 न्यूमेरिकल एक बच्चे ने पोस्ट किया है, मैं अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।